हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब टू यू ऑल। और मैं विनय त्रि स्वागत करता हूं फिर से आपका अपने इस इनिशिएटिव में, जिसमें हम बात कर रहे हैं क्लास वन, क्लास प्लस वन और प्लस टू के सिलेबस और साथ में नीट की प्रिपरेशन में भी, है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, क्योंकि अभी तक टिल नाउ व्हाट वी हैव कंप्लीटेड मैं आपको बता देता हूँ। हमने एक इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिया था, ठीक है ना, इस पूरे चैप्टर का कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमने स्टार्ट किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, फिर हमने बात की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, फिर हमने बात की जो हार्मोन्स का क्या रोल होता है, ठीक है ना, इन फीमेल्स में किस तरह से हार्मोन रोल प्ले करते हैं और मेल्स में किस तरह से करते हैं, ठीक है। नाउ अब हम अगले पार्ट में बढ़ते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में, ठीक है। तो स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का जो सिंथेसिस या फॉर्मेशन है, उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ समझने वाली बात ये है कि सभी एनिमल्स में ये जो चीज़ें हैं ये एक जैसी नहीं होती हैं, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ें वेरी करती हैं? देखिए, बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं, ठीक है। उनमें से कुछ चीज़ें के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो चैप्टर है दैट इज़ अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हमारा जो फोकस होगा, हमारा जो एम्फेसिस होगा वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर होगा, लेकिन एक ओवरव्यू मैं आपको देता हुआ चलूँगा, ठीक है, बाकी एनिमल्स के बारे में। तो जो देखिए, बहुत सारे सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। सीजनल ब्रीडर का मतलब क्या है कि वो एक पर्टिकुलर सीजन में ही जो है क्या करते हैं, ब्रीड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें बैट, जो कि एक मैमल है, लामाज, ठीक है ना, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनमें जो क्या होता है, इनकी जो टेस्टिस है ना वो डिसेंड करती है स्क्रोटम के अंदर ब्रीडिंग सीजन में ही सिर्फ। अदरवाइज जो है वो कहाँ पर रहती है, एब्डोमिनल कैविटी में ही रहती है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे ह्यूमन, लायन, हॉर्सेस, इनकी टेस्टिस हमेशा ही एक्स्ट्रा एब्डोमिनली रहती हैं, यानी कि हमेशा ही स्क्रोटम में, यानी कि एब्डोमिन से बाहर रहती हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये सीजनल ब्रीडर्स थोड़ी ना है, ये तो कभी भी ड्यूरिंग द एनी पीरियड ऑफ द टाइम या एनी पार्ट ऑफ द टाइम दे कैन ब्रीड और दे कैन रिप्रोड्यूस। नाउ, क्या टेस्टिस इंट्रा एब्डोमिनल भी रहती है? ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें हमेशा ही इंट्रा एब्डोमिनल रहे। जी हाँ, दो मैमल्स के बारे में यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ, व्हेल एंड एलिफेंट, दोनों में ही क्या होंगी जो टेस्टिस होंगी वो इंट्रा एब्डोमिनल होंगी, यानी कि एब्डोमिनल में अंदर की तरफ ही होंगी, वो कभी भी स्क्रोटम में यानी कि बॉडी से बाहर आएंगी ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सो ये जो प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस का, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। पहले क्या होगा, फॉर्मेशन होगा स्पर्मेटिड का, और फिर स्पर्मेटिड से जो है स्पर्म का बनना, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। अब ये जो स्पर्मेटिड का प्रोसेस है, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। पहला होगा मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी कि वहां पर क्या होगा, सेल्स जो है मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अपने नंबर्स को इंक्रीज करेंगे। दूसरा होगा आपका ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या होगा, वो सेल्स जो मल्टीप्लाई कर चुके हैं ना, अब उनकी ग्रोथ होगी, अब उनका साइज का इंक्रीज होगा। एंड देन फाइनली मैचुरेशन। तो तीन फेजेस में जो है स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन डिवाइडेड है। ओके, नाउ इन आवर केस जो टेस्टिस है ना वो स्क्रोटम में डिसेंड कब करती है, 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही जो है टेस्टिस डिसेंड कर जाती है स्क्रोटम में, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, सो गॉट इट। ओके, तो नेक्स्ट थिंग, प्रोसेस में देखिए, मैं आपको यहां पर बता देता हूं प्रोसेस पूरा। यहाँ देखिए, तो तीन फेज जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मल्टीप्लिकेशन फेज, और ये मैंने क्या बनाई है, जर्मिनल एपिथेलियम बनाई है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वहाँ की ये सेल्स हैं, क्यूबोइडल सेल्स यहाँ पर मैंने दिखाई हैं, क्योंकि वही हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही स्पर्म्स बनाती हैं, ठीक है। तो जैसे मान ले फॉर एग्जांपल ये एक सेल थी, और ये एक सेल जो इसमें माइटोसिस हुई, और ये दो सेल बन गई। ये याद रखिएगा कि ये अभी जो सेल है ये क्या है, डिप्लॉयड है। तो माइटोसिस हुई, है ना, मल्टीप्लिकेशन फेज जैसे मैंने आपको बताया, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 1 से 2, 2 से 4, इस तरह से डिवाइड होती चली जाएंगी सेल। अब हम ये मान लें कि मान लीजिए ये जो स्पर्मेटोगोनिया जो हमारी बनी है ना, ये जो स्पर्मेटोगोनिया बनी है, इनमें से आधी स्पर्मेटोगोनिया जो है वो स्टेम सेल के तौर पे एक्ट करने लग जाएं, और आगे स्पर्मेटोगोनिया ही प्रोड्यूस करती रहें, ठीक है ना। और जो दूसरी बाकी जो दो हैं उनको हमने टाइप बी कह दिया, और हमने क्या बोला
कि ये जो हमारी स्पर्मेटोगोनिया है ये अगले फेज में यानी कि ग्रोथ फेज में एंट्री कर जाए, और ग्रोथ फेज में एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, अपना साइज इंक्रीज करेंगे, और जब ये अपना साइज इंक्रीज कर लेंगे तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अगेन दिस इज अ डिप्लॉइड सेल। अब इसमें होगा मियोसिस वन, मियोसिस वन याद रखिएगा, मियोसिस होगी, मियोसिस वन होगी पहले। तो मियोसिस वन में क्या होगा, 1 से 2 सेल तो बना लेकिन पोलाइडी नंबर हाफ हो जाएगा, क्योंकि मियोसिस वन इज रिडक्शनल डिवीजन। ओके, सो यहाँ पर अब कौन सा फेज स्टार्ट हो गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, मैचुरेशन फेज। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में मल्टीप्लाई कर गए, सेल ने अपना नंबर बढ़ा लिया, ग्रोथ फेज में अपनी ग्रोथ कर ली यानी कि अपना साइज बढ़ा लिया, अब ये होंगे मैच्योर। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस वन के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। और अब होगी मियोसिस टू, तो ये एक सेल जो है फिर से 2 सेल, और ये एक सेल है वो फिर से 2 सेल, ठीक है। और ये जो स्फेरिकल सेल्स हैं, ये जो हैप्लॉइड स्फेरिकल सेल्स हैं, ये जो नॉन मोटाइल सेल हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मेटिड्स, ठीक है ना। और ये कैसे हैं, सर्कुलर है, सर्कुलर, हैप्लॉइड एंड नॉन मोटाइल, ठीक है। सो आई थिंक यू हैव understood this concept in a very good and efficient manner, ठीक है। so next topic is next is स्पर्मियोजेनेसिस। हमने यहाँ पर स्पर्मेटिड बना दिया है, स्पर्मेटिड्स में हमने बताया था ग्रोथ फेज, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर ग्रोथ फेज, फिर मैचुरेशन फेज, स्पर्मेटिड बन चुके हैं अब। लेकिन अब एक नेक्स्ट स्टेप जो मैंने आपको बताया था स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो है स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। इस स्पर्मियोजेनेसिस में क्या चेंजेस आते हैं, देखिए जो आपका स्पर्मेटिड था ना, उसमें अब न्यूक्लियस कंडेंस होगा, डीएनए और बेसिक प्रोटीन जो है वो मिलकर कंडेंस्ड हो जाएंगे, ठीक है। और आरएनए और एसिडिक प्रोटीन्स को वो लूज कर देंगे। न्यूक्लियस जो है ना वो एंटीरियरली आगे की तरफ से जो है पॉइंटेड हो जाएगा, ओवल हो जाएगा और फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। गोल्गी जो एपरेटस था वो या तो वो कुछ तो एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाएगा और सीक्रेट करेगा स्पर्म लाइसिन्स, जो क्या काम करेंगे, जो लेयर एग से जब फ्यूजन होगा ना तो उसकी जो लेयर्स होंगी उनको डाइजेस्ट करने का काम ये स्पर्म लाइसिन्स, ये एंजाइम्स करेंगे, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द गोल्गी जो है वो डिजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो गोल्गी एपरेटस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म जो सिर्फ टेल रीजन में ही रह जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहना स्टार्ट कर देंगे, नेबन कर्न, NEBERNKERN, नेबन कर्न, ठीक है। ओके, फ्री स्पर्मिएशन क्या है इसके बारे में बताऊं। देखिए मैंने आपको बताया जब स्पर्मियोजेनेसिस हो जाती है ना, तो ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म है अब ये इस तरह का हो चुका है, अब ये सर्कुलर से, स्पर्मेटिड था सर्कुलर, अब ये इस तरह का हो चुका है, ठीक है। अब ये जो स्पर्म है ना, इसका जो हेड है वो अभी भी जो है सर्टोली सेल में एम्बेडेड है, ठीक है। जब ये मैच्योर हो जाएगा ना पूरी तरीके से, तब ये जो मैच्योर स्पर्म है अपने हेड को जो है यहाँ से रिलीज करवा लेगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो रिलीज का जो प्रोसेस, स्पर्मिएशन। ओके, आई थिंक ये भी बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये सबसे, ये वाली जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन है ये है जर्मिनल एपिथेलियम, और इस जर्मिनल एपिथेलियम में मैंने आपको क्या दिखाए हैं, इस जर्मिनल एपिथेलियम में मैंने आपको दिखाए जर्म सेल्स। जर्म सेल्स में माइटोसिस होगी तो वो स्पर्मेटोगोनियम बना लेंगे, स्पर्मेटोगोनियम से क्या बन जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी से सेकेंडरी, और सेकेंडरी से स्पर्मेटिड, और ये जो स्पर्मेटिड है ये किस में एम्बेड हो जाएगा, ये एम्बेड हो जाएगा, ये स्पर्मेटिड जो है ये बनाएगा स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, ठीक है। ये स्पर्म जो है अब जब तक मैच्योर नहीं होगा तब तक ये किस में इसका हेड एम्बेड रहेगा, सर्टोली सेल्स में, ठीक है। सर्टोली सेल्स में इसका हेड एम्बेडेड रहेगा, और जैसे ही रिलीज होगा उसी प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन बोलेंगे, ठीक है। तो सर्टोली सेल्स जो है क्या कर रहे हैं, जर्म सेल्स को नरिशमेंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ में इसकी स्पर्म की मैच्योरेशन में भी मदद कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म की बड़ी डिटेल में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अराइज होते हैं, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हैप्लॉइड, फ्लैजिलेट यानी कि फ्लैजिला है, हैप्लॉइड है यानी कि पोलाइडी जो हैप्लॉइड है यानी कि एन है, ठीक है ना, और मोटाइल है यानी कि मूव कर सकता है। 4 पार्ट्स हैं, पहला है हेड, दूसरा है नेक, फिर है मिडल पीस, फिर है टेल। हेड में क्या क्या है, हेड में तो न्यूक्लियस है जो कि एंटीरियरली कैसा है, पॉइंटेड है, फ्लैट है, ओवल है, और दूसरा क्या है, एक्रोसोम, जो कि क्या है, गोल्गी एपरेटस, जिसके पास क्या है, स्पर्म लाइसेंस है, लाइसेंस एंजाइम है, लाइसेंस है मतलब लाइसेंस का मतलब लाइस करने का मतलब ब्रेक करना, ठीक है। तो ये एग की जो मेम्ब्रेन होंगी ना उनको ब्रेक करेंगे ताकि स्पर्म जो है ना एग के अंदर पेनिट्रेट कर पाए, ठीक है। ओके,
सो यहाँ देखिए आप, यहाँ ये हैंडमेड डायग्राम है, इसको आप जब अपनी नोटबुक में बनाए तो यहाँ से ही देख कर बनाएं, ठीक है। और मैं एक बार यहाँ से भी समझा देता हूँ और फिर नेक्स्ट डायग्राम से भी समझा दूंगा। यहाँ देखिए, तो ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं ना, ये वाला यहाँ तक, ये आपका हेड रीजन हो गया, ठीक है। ये जो रीजन है नेक है, देन मिडल पीस एंड देन फाइनली टेल। अब इनमें क्या क्या चीज़ें वो देख ले। हेड में क्या क्या है, हेड में जो आगे का पास है ना, ये वाला जो है, ये क्या है, एक्रोसोम, पहली बात। फिर ये जो एंटीरियरली जो पॉइंटेड है, जो फ्लैट ओवल लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, न्यूक्लियस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है क्या, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है। ये स्पिंडल फॉर्मेशन में मदद करता है पहली जाइगोटिक डिवीजन के बाद। दूसरा, फिर ये डिस्टल जो थोड़ा दूरी पर है, ये है डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। मिडिल पीस जो है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये जो इस तरह का जो स्ट्रक्चर ये बन रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है पूरा आपका रिबन लाइक, ये नेबनकन है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये एक्सियल फिलामेंट है 9+2 अरेंजमेंट के साथ, ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। और जो साइटोप्लाज्म वो सिर्फ टेल रीजन में होता है, और यही टेल रीजन है, ठीक है ना। ये पूरी यहाँ तक टेल है जिसमें साइटोप्लाज्म है, ठीक है। मेल्स में जो स्पर्म होता है, उसमें अगर हम बात करें तो ये जो स्पर्म है, क्योंकि ये हैप्लॉइड है, ठीक है, तो इसमें एक्स क्रोमोसोम होता है 50% में, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम जो है गाइनो करके एक टर्म है, मैं आपको अभी 1 मिनट बता देता हूँ, गाइनोस्पर्म्स, सॉरी, गाइनोस्पर्म्स बोलते हैं। और जो बाकी 50% है जिनमें वाई क्रोमोसोम होता है, उस उनको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोस्पर्म्स बोलते हैं। तो 50-50% होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो मिथ एक होता है कि फीमेल इज़ रिस्पॉन्सिबल टू जो है बर्थ देने के लिए, कि उसने एक लड़की को जन्म दिया, एक लड़के को जन्म दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए, फीमेल के पास तो दोनों ही एक्चुअल में एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ये तो मेल के जो अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और वाई, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, कि जो न्यू होगा वो फीमेल बेबी होगा या जो है मेल बेबी होगा, ठीक है। और एक्चुअल में अगर मैं आपको बात बताऊं, ठीक है ना, तो वो ये है कि मेल के भी हाथ में कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सब क्या है, बाय चांस मैकेनिज्म्स हैं, कि एक्स क्रोमोसोम आ रहा है या वाई क्रोमोसोम आ रहा है, क्योंकि 50-50% है दोनों, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ योर, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको और बेहतर समझने के लिए। तो ये जो डायग्राम है, ये हेड मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, हेड जिसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना। ये आप थोड़ा सा ओवल बनाइए, है ना, ओवल बनाइए, यहाँ पर हल्का सा स्फेरिकल है, ओवल बनाइए, और एंटीरियरली थोड़ा पॉइंटेड, ये एक्रोसोम है, ठीक है ना, ये एक्रोसोम है। और न्यूक्लियस हो गया, ये सेंट्रियोल मैंने आपको बताया, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, यहाँ पर डिस्टल सेंट्रियोल भी होगा। और ये वाला रीजन नेक है, ये नेबनकन, रिबन लाइक जो होता है नेबनकन, माइटोकॉन्ड्रियन, है ना, मिडिल पीस में। और फिर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पर क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा। और ये है टेल, इसको हम फ्लैजेलम भी बोलते हैं, ठीक है। 3 ही पार्ट्स मैंने बताए थे आपको, है ना। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। तो इसमें अभी इतना ही। हाँ, एक जो चीज़ है यहाँ पर जो रह जाती है, वो वायबिलिटी, जो हमने पोलन ग्रेन्स के केस में बात की थी, यहाँ पर जो वायबिलिटी है वो ह्यूमंस के केस में 24 आवर्स होती है। यानी कि जो स्पर्म है, अगर वो फेलोपियन ट्यूब में चला जाता है, तो अगर उसको 24 आवर्स तक अगर वो एग के साथ फ्यूज़ हो जाए तो ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अदरवाइज़ 24 आवर्स के बाद वो डिजनरेट हो जाते हैं सेल्स, यानी कि ये किसी भी काम के नहीं होते हैं, वायबल नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इतनी ही बात थी इस टॉपिक में। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है प्रोसेस के बारे में, दैट इज़ oogenesis, ठीक है। तो टिल देन टेक केयर, और प्लीज़ रेफर योर NCERT, एंड नाउ थैंक यू वेरी मच।